हाँ, तो आज हम लोग बच्चों एमवीआई एग्जाम के बारे में आपको कुछ बताने आए हैं। जो इसमें मुख्य महत्वपूर्ण ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको आज हम बताएंगे कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, न्यू ट्रैफिक रूल्स में क्या क्या फाइन का प्रावधान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसके बारे में आपको आज हम मुख्य रूप से बताएंगे। महत्वपूर्ण ट्रैफिक रूल्स में सबसे पहले आता है बगैर ड्राइवरी लाइसेंस के वाहन चलाने का। अगर किसी भी आदमी के द्वारा बगैर ड्राइवरी लाइसेंस का वाहन चलाया जाता है तो उसमें उन्हें किस धारा में और कितना जुर्माना होगा, इस बिंदु पे आप लोग को बता रहे हैं कि अगर किसी के द्वारा बगैर ड्राइवरी लाइसेंस का चलाया जा रहा है, वाहन चलाया जा रहा है, उसमें सेक्शन 181 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। नया रूल्स जो भी बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है उसमें यही प्रावधान है। दूसरा चीज इसमें होता है कि अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर धारा 182 के तहत अगर एक बार आपको फाइन किया गया, अयोग्य किया गया है और उसके बावजूद भी आप वाहन चला रहे हैं तो सेक्शन 182 के तहत आपको 10,000 रुपया का जुर्माना लगेगा। तीसरा है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 183 के तहत ओवर स्पीडिंग, जो भी तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, उसमें एलएमवी के तहत 1,000 रुपया और एमपीवी के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। इस तरह हम आगे देखेंगे कि अगर कोई भी आदमी खतरनाक अंदाज में वाहन चलाता है, तेजी व लापरवाही से चलाता है, तो उसके लिए ट्रैफिक रूल्स में 184 के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि और भी कुछ महत्वपूर्ण ट्रैफिक रूल्स का सेक्शन है, उसे जो है हम लोग देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके, अल्कोहल ले करके गाड़ी चला रहा है, उसके लिए 140 185 185 के तहत उसे 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। उसके उपरांत रेसिंग करने पर अगर एक से ज्यादा आदमी, दो हो, चार हो, तीन हो, इस तरह का आदमी रेसिंग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं रोड पे और गाड़ी को तेजी से चला रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, उसके तहत सरकार के द्वारा 189 धारा के तहत 5,000 रुपया का जुर्माना भरना होगा। बगैर परमिट वाहन अगर चलाया जाता है गाड़ी ओनर के द्वारा या चालक के द्वारा तो उसके लिए 1921 ए के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न पहलुओं पर गवर्नमेंट के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है और न्यू ट्रैफिक रूल्स के तहत इस तरह का फाइन का प्रावधान लगाया गया है। एक है लाइसेंस नियमों का पालन नहीं करने पर धारा 193 के तहत 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वो जुर्माना करने वाले पदाधिकारी पर निर्भर करता है कि कितना वो करते हैं। ओवरलोडिंग वाहन पर 2,000 रुपया के साथ प्रति टन 1,000 रुपया अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा। अगर ओवरलोडिंग में कोई 1 टन से ज्यादा, 1 टन तक वो ओवरलोड किए हुए हैं तो उनको 2,000 रुपया प्लस 1,000 रुपया जुर्माना। अगर 1 टन से ज्यादा है तो जितना टन ऊपर रहेगा उस टन के हिसाब से 2,000 रुपया और प्लस 1,000 रुपया ऊपर से जुर्माना उनको लगेगा। तीसरा है क्षमता से अधिक यात्री बैठाने पर, अगर कोई भी यात्री वाहन क्षमता से अधिक यात्री बैठा रहा है, उसको कैपेसिटी है, हर बस, हर ट्रक, हर टेम्पो का एक जो है
यात्री बैठाने का लिमिट होता है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा यात्री वो बैठा रहे हैं तो 194 सेक्शन के तहत, ट्रैफिक रूल 194 सेक्शन के तहत 1000 रुपया प्रति अतिरिक्त यात्री जुर्माना भरना होगा। अगर कोई बस का ड्राइवर, चालक या कंडक्टर लिमिट से जितना भी ज़्यादा यात्री बैठाएंगे उनका प्रति व्यक्ति 1000 रुपया जुर्माना देना होगा ट्रैफिक रूल 194 के तहत। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 194 बी के तहत 1000 रुपया का जुर्माना है। अगर कोई 4 व्हीलर पे आदमी सफर कर रहा है और सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए है तो ट्रैफिक रूल्स 194 के तहत 194 बी के तहत उन्हें 1000 रुपया का जुर्माना लगेगा। दो पहिया वाहन पर 2 से अधिक लोग होने पर, अब यहां पे देखना है, 2 पहिया वाहन जितने भी देश में चल रही है उस पे लिमिट है 2 आदमी को बैठने का, भार 2 आदमी चल सकता है। अगर 2 आदमी से ज्यादा उस पे बैठ के सफर कर रहा है तो उस पे 194 सी के तहत ट्रैफिक रूल्स, न्यू ट्रैफिक रूल्स 194 सी के तहत 2000 रुपया तक का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस रद्द होगा। अगर पदाधिकारी चाहे, संबंधित पदाधिकारी चाहे तो उनका लाइसेंस 3 महीना के लिए रद्द भी कर सकता है। बगैर हेलमेट पर धारा 194 डी के तहत 1000 रुपया तक का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस रद्द होगा। इस तरह कहीं भी रोड पे हम आप जो भी आदमी निकलते हैं उनका एक एक किया गया है व्यवस्था कि एम्बुलेंस आदि को रास्ता दे। अगर आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं या जो भी आदमी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा है तो उस स्थिति में 194 ट्रैफिक रूल 194 ई के तहत 10,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। 15 में आता है बगैर इंश्योरेंस वाहन चलाने पर धारा 196 के तहत 2000 रुपया के जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह ट्रैफिक रूल को हर रोड पे चलने वाले आदमी को अपनाना है। और अब आता है एम्बुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने पर धारा 194 ई के तहत 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। तहत 10,000 रुपया बगैर इंश्योरेंस वाहन। नाबालिग के वाहन चलाने पर धारा 199 के तहत अभिभावक या मालिक को 3 साल की सजा होगी। इसके साथ ही नाबालिग पर जुवेनाइल एक्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इस तरह से मुख्य रूप से न्यू महत्वपूर्ण ट्रैफिक रूल्स इतना ही है और इसमें जो है इस तरह का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में अध्याय 1 में प्रारंभिक संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ संप आता है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 का विस्तार नाम में यही व्यवस्था किया गया है कि यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू हुआ था 1988 में और इसका पूरे भारत देश में इसका व्यवस्था मान्य हुई थी, जिसमें वाहन यान संबंधित गाड़ी का चालक, कंडक्टर, अनुज्ञप्ति चालक का अनुज्ञप्ति एवं पैसेंजर गाड़ी माल वाहन का अधिपत्य आता है। इसमें एक सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाया गया था कि जिसमें सारे गाड़ी को किस तरह से नियंत्रित रूप से पूरे भारत पर चलाया जा सके। अध्याय 2 में मोटर वाहन यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन का आया है। अध्याय 2 में अब देखना है कि चालक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता, जिसके पास चालक अनुज्ञप्ति है वही गाड़ी चला सकता है। जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है ड्राइवर उसी को माना जाता है। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो बगैर लाइसेंस के चलाने पर आपको कारावास भी हो सकता है, फाइन भी भरना पड़ सकता है। ये सारा व्यवस्था भारत में बनाई गई है।
मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा। अब इसमें जो भी आदमी गाड़ी चलाएगा उसके लिए एक आयु सीमा निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि आयु सीमा क्या है। तो साधारण जो 50 सीसी तक का 50 सीसी तक का गाड़ी चलाते हैं, इनके लिए आयु सीमा क्या है। तो सरकार के द्वारा यह व्यवस्था बनाया गया है कि 50 सीसी के गाड़ी चलाने वाले बच्चों पर 16 वर्ष आयु सीमा बनाया गया है। 16 वर्ष का आयु सीमा बनाया गया है, 16 वर्ष। और ये ड्राइवरी लाइसेंस जो बनेगा या आवेदन जो देगा 16 वर्ष का बच्चा, वो नाबालिग में आता है। लेकिन इसके आवेदन को इनके कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव गार्जियन होंगे, जो इनके माँ भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, उनकी सहमति से ये आवेदन डीटीओ ऑफिस में पड़ेगा और एमवीआई के द्वारा इसे ये करके और उसको निर्गत किया जाएगा। लेकिन इसमें लिमिट है कि 50 सीसी विदाउट गियर, बिना गियर की गाड़ी जो रहेगा उसी को वे चला सकते हैं। अगर उनको गियर की गाड़ी चलानी होगी तो उसके लिए उनकी आयु सीमा कितना चाहिए, तो उनको पूर्ण करना होगा 18 वर्ष का आयु सीमा। अगर 18 वर्ष की आयु सीमा वो पूरा कर लेते हैं तो उन्हें कोई भी मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस या प्राइवेट गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया जा सकता है। उसके बाद एक आता है कि भारी मालवाहक या पैसेंजर गाड़ी चलाने के लिए किसको मिलेगा। तो जब वही व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी चलाने का जो है लाइसेंस लेना चाहता है, मालवाहक गाड़ी चलाने का लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसको जो है 20 वर्ष आयु सीमा लिमिट की गई है। जब तक वो लड़का 20 वर्ष का आयु सीमा नहीं लिमिट पूरा कर लेता है, तब तक वो ड्राइवरी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अगर कोई करेगा भी तो अनऑथोराइज घोषित करके एमवीआई या डीटीओ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इसे रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में अध्याय 2 में धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटरयानों के स्वामित्व को उत्तरदायित्व ठहराया गया है। उन ड्राइवरी लाइसेंस या अनुज्ञप्ति ना हो, ड्राइवरी लाइसेंस ना हो या अवयस्क चला रहा हो तो स्वामी जिम्मेवार होगा। ऐसा व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा अपने एक्ट 1988 में बनाया गया है। अब रह गया कि चालक अनुज्ञप्तियां धारण करने पर क्या करना होगा। जिसके नाम पर चालक अनुज्ञप्ति, जिसके नाम पे ड्राइवरी लाइसेंस डीटीओ के द्वारा निर्गत किया गया है, वही वो चालक के क्रम में उन्हीं को चालक की व्यवस्था बनाने के लिए निर्धारित की गई है। उनके जगह पर अगर किसी के नाम पे ड्राइवरी लाइसेंस निर्गत किया गया है, सपोज दैट राम के नाम पर ड्राइवरी लाइसेंस निर्गत किया गया है और इसको श्याम चलाना चाहे तो नहीं चला सकता है। जिसके नाम पे ड्राइवरी लाइसेंस चालक अनुज्ञप्ति इशू किया गया है, डीटीओ के द्वारा दिया गया है, वही चला सकता है। अगर उसके जगह पे दूसरा आदमी लाइसेंस ले करके चलाना चाहे तो वो सरकार के द्वारा अमान्य माना जाएगा, उन्हें फाइन किया जाएगा और मेजर एक्सीडेंट में उन्हें कारावास भी हो सकती है बगैर लाइसेंस का चलाने का। अब अध्याय 3 में देखते हैं हम लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 3 में भाड़ा गाड़ी के कंडक्टरों का अनुज्ञापन से संबंधित आया है। कोई भी भाड़ा गाड़ी पैसेंजर गाड़ी है जो कॉमर्शियल गाड़ी आता है, इसमें अध्याय 3 में भारत सरकार के द्वारा एमवी एक्ट 1988 के तहत इसमें बनाया गया है कि प्रत्येक गाड़ी पर एक कंडक्टर होगा, एक कंडक्टर। और कंडक्टर का क्या काम है कि पैसेंजर गाड़ी पर भाड़ा कलेक्शन करना। कोई भी पैसेंजर गाड़ी पर भाड़ा कलेक्शन करना, तो न वो चालक को भाड़ा कलेक्शन करने में बनेगा और न जो है खलासी भाड़ा कलेक्शन कर सकता है। खलासी की ड्यूटी होती है किसी भी कॉमर्शियल गाड़ी पर साइड देखना, गाड़ी किधर जा रहा है वो ड्राइवर को इशारा करना। तो ऐसी स्थिति में एक
कंडक्टर का अपॉइंटमेंट मालिक के द्वारा, गाड़ी मालिक के द्वारा किया जाता है। तो उसमें भी एमवी एक्ट 1988 में भारत सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि कंडक्टर का वो लाइसेंस इशू करेगा। कंडक्टर का लाइसेंस इशू सरकार के द्वारा किया जाता है कि ये भाड़ा कलेक्शन करने के लिए ऑथराइज हैं। तो अध्याय 3 में उसी का आता है कि वो भाड़ा कलेक्शन करेगा और संग्रहण कर करके मालिक तक भाड़ा को पहुंचाएगा, प्लस उस गाड़ी का रखरखाव मेंटेनेंस पर भी वो खर्च कर सकता है या फिर मालिक के देखरेख में खर्च होगा। अब अध्याय 4 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 4 में मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान आया है। भारत सरकार के द्वारा अध्याय 4 में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। किसी भी गाड़ी को जैसे ही गाड़ी मालिक के द्वारा क्रय किया जाता है एजेंसी से, उस समय उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है। जब तक गाड़ी मालिक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, जब तक अपने नाम पे निबंधित गाड़ी को नहीं कराते हैं, तब तक गाड़ी जो है रोड पर लाने का प्रावधान नहीं है। भारत सरकार के द्वारा अपने एमवी एक्ट 1988 में ऐसा प्रावधान लाया गया है कि जब तक गाड़ी मालिक किसी भी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, पंजीकृत नहीं कराते हैं, सरकार के यहाँ निबंधन नहीं कराते हैं, तब तक गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी, ना रोड पे वो लाई जाएगी। वो अध्याय 4 में आया है और इसमें ही व्यवस्था दिया गया है कि रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाए। तो किसी भी राज्य में रजिस्ट्रीकरण मालिक जहाँ पे रहते हो, जहाँ उनका निवास स्थान हो, गाड़ी मालिक का जहाँ निवास स्थान हो या उनका बिजनेस प्लेस हो। बिजनेस प्लेस अगर हम रह रहे हैं पटना में और बिजनेस प्लेस गया में है, तो या तो गाड़ी को रजिस्ट्रेशन हम गया में भी करवा सकते हैं। वो हमारी ऊपर प्राथमिकता दी गई है कि कहाँ हमको सहूलियत होता है। अगर गया में करवाना है गया में कराएंगे, या नहीं तो जहाँ हम पटना में रह रहे हैं पटना में कराएंगे। इस तरह रजिस्ट्रीकरण का सुविधा मालिक के ऊपर दिया गया है कि जहां पे उनका निवास स्थान हो, जहां पे उनका निवास स्थान हो, जहां पे उनका निवास स्थान हो मालिक का, या जहां पे उनका ये चल रहा हो बिजनेस प्लेस हो, जहां पे वो कारोबार करते हैं, उस दोनों में कहीं पे जहां पे उनको सहूलियत लगे वहां के डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डीटीओ के यहाँ एक आवेदन देंगे, सारी कागजात लगाते हुए गाड़ी का सेल लेटर, परचेज लेटर, प्लस उसके साथ वो अपना आवेदन और अपना पूर्ण डिटेल, जिससे ये इंफॉर्मेशन पता चले कि उनका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, सारा आवेदन बना के देंगे। और आफ्टर वेरिफिकेशन डीटीओ के द्वारा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के यहाँ वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ताकि गाड़ी को एक चिन्हित नंबर दिया जा सके। चिन्हित नंबर देने से गाड़ी को ये होता है कि गाड़ी अगर साहब एक्सीडेंट हो गई, किसी को मार के भाग गई, तो उसको पहचान किया जाए, या नहीं तो गाड़ी मालिक का गाड़ी कहीं डैमेज किया, कहीं कुछ हुआ, कोई तरह का ये व्यवस्था हुई बनी है कि उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ताकि गाड़ी की पहचान किया जाए, चिन्हित किया जाए, किसी भी परिस्थिति में गाड़ी को चिन्हित किया जाए। इसके लिए ये व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 4 में किया गया है। अब हम लोग आएंगे अध्याय 5 में। एमवी एक्ट 1988 के अध्याय 5 में आएंगे हम लोग। इसमें जो है परिवहन यानों का नियंत्रण आया है। परिवहन यान, मोटर वाहन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इसके लिए परमिट की आवश्यकता होती है। परिवहन प्राधिकरण का जो है हर राज्य में एक व्यवस्था बनाया गया है, एक
भारत सरकार के एमवी एक्ट 1988 के तहत इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हर राज्य अपने राज्य में सरकार के अधीन में राजपत्र से अधिसूचना जारी करके एक राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करेगा, जिसमें वाहन यान संबंधित किसी भी तरह का वाद विवाद को सुलझाया जा सके। उसमें अध्याय 5 में परिवहन यानों पर नियंत्रण के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। साहब, गाड़ी मालिक को कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी चलाने के लिए, वो कॉमर्शियल गाड़ी यात्री गाड़ी हो या मालवाहक गाड़ी हो, मालवाहक गाड़ी को भी और यात्री गाड़ी को भी, दोनों गाड़ी को एक व्यवस्था के तहत हर सरकार, हर राज्य सरकार एक परमिट का व्यवस्था किया है, जिस पर कि परमिट होगा, फिटनेस होगा, पोल्यूशन होगा, सारा व्यवस्था के तहत उस पर कर संग्रहण करता है। और उसके लिए एक जो है प्राधिकरण का गठन किया गया है और उसमें किसी तरह का गाड़ी से संबंधित वाद विवाद का निर्णय होता है। अब हम लोग आएंगे अध्याय 6 में, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अध्याय 6 में। इसमें जो है राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशेष उपबंध है। इस अध्याय में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सड़क परिवहन सेवा से भाड़े या पारिश्रमिक पर सड़क से यात्री या माल अथवा दोनों का वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा से अभिप्रेत है। इसमें जो है सड़क से जो भी गाड़ी चलता है उसका जो है उपकरण कैसे क्या व्यवस्था होगा, राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है। अध्याय 7 में अब आता है मोटर यानों का निर्माण, उपकरण और अनुरक्षण। मोटर यानों का निर्माण कैसे किया जाए, भारत सरकार के द्वारा इसका भी व्यवस्था एमवी एक्ट में बनाया गया है कि उसका निर्माण और अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबंध, प्रत्येक मोटर यानों का वाहन का निर्माण ऐसे किया जाएगा और उसे ऐसे अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह हर समय उसे चलाने वाले व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण में रहे। अब रही कि भारत सरकार के द्वारा एक व्यवस्था ये भी बनाया गया है कि जो भी गाड़ी चले वो चालक के नियंत्रण में रहे, उस तरह का उसकी बनावट हो सके, तथा गाड़ी का, कोई भी मालवाहक गाड़ी का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब सरकार के नियंत्रण में एक मैकेनिक के द्वारा निश्चित किया जाता है, जिससे कि चालक का नियंत्रण उस पर खो नहीं और सही संबंध में वो गाड़ी को चला सके। सरकार के द्वारा इसका भी व्यवस्था किया गया है। ये सरकार, केंद्रीय सरकार ही ये नियम बना सकती है। वो केंद्रीय सरकार अपने पास वो सुरक्षित रखा है, स्टेट सरकार को ये नहीं दिया गया है, केंद्रीय सरकार को ही है ये व्यवस्था किया गया है कि मोटर वाहन का निर्माण, उपकरण एवं अनुरक्षण सही रूप में कैसे हो, उसका लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितना फिक्स हो, उसका व्यवस्था भारत सरकार ने अध्याय 7 में मोटर वाहन यंत्रों का निर्माण, उपकरण और अनुरक्षण पर व्यवस्था बनाया है। और उसके तहत उसका मेन अभिप्राय यही है कि कोई भी गाड़ी चालक के नियंत्रण में हो। अगर ज़्यादा लंबा बनता है, ज़्यादा चौड़ा बन जाता है, ज़्यादा ऊंचा बन जाता है तो भाड़ा के हिसाब से तो फायदा होगा, बट चालक का नियंत्रण अगर उस पर नहीं रहता है तो किसी भी गाड़ी को एक्सीडेंट हो सकता है। ये चलते भारत सरकार अपने ऊपर उस पर नियंत्रण रखता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक व्यवस्था ये भी है कि अगर कोई भी गाड़ी एक लिमिट लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, लिमिट से ज़्यादा बन गया या कम बन गया, वो असुरक्षित महसूस करेगा। उसको एक जांच के तहत अगर उसमें कोई निर्माण संबंधित कोई दोष पाई गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो भारत सरकार उस गाड़ी को अगर बनाते समय कोई भी दोष पाया गया, कोई भी दोष पाया गया गाड़ी बनाने वाले कंपनी के द्वारा, तो
वैसी परिस्थिति में भारत सरकार क्या करेगी, उस गाड़ी को चलवाएगी नहीं, रोड पे चलाएगी नहीं, वो वापस आ जाती है कंपनी में। वापस कहाँ आती है, कंपनी में। और कंपनी में उसको फिर से डिमोलिश करके और सही उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया जाता है। इस तरह से ऊंचाई ये भारत सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि कोई भी गाड़ी का अगर ये तीनों पे मेंटेनेंस सही नहीं आया और इसके हिसाब से दोष पाया गया तो उसको भारत सरकार अपना फिर से वो गाड़ी को वापस करके डिसमेंटल करके और उसको न्यू गाड़ी के रूप में ये करती है। अब रह गया कि एमवी एक्ट 1988 के तहत अध्याय 8 में आता है आपका यातायात का नियंत्रण। यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, इसका भी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा अध्याय 8 एमवी एक्ट 1988 अध्याय 8 में बनाया गया है, जिसपे ये किया गया है कि गति सीमा नियंत्रण में रहे। इस अध्याय में केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्धारित की गई है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी मोटर वाहन के अधिकतम सीमा या अधिक ना हो, अधिकतम सीमा से अधिक ना हो। कोई भी गाड़ी अगर आप चलाते हैं या कोई भी व्यक्ति चलाता है, कोई भी चालक चलाता है, तो उसका एक लिमिट दिया गया है, सरकार के द्वारा एक बनाया गया है कि आप साहब लिमिट जो है चलाइए, उससे अधिक नहीं चलाइए। माल भार की सीमाएं में भी सीमा निर्धारित की गई है कि अगर माल वाहक कोई गाड़ी है उस पे कितना टन, कौन गाड़ी पे कितना टन लोडिंग होगा, और उससे अगर आप ज़्यादा भार देते हैं, उससे ज़्यादा लोड करते हैं, जिस गाड़ी का जो लोडिंग का नियंत्रण है, उस लिमिट है और जो सीमा है, उससे अगर कोई ज़्यादा लोड करता है तो उस पे अभी आपको न्यू ट्रैफिक रूल के अनुसार फाइन बताए थे कि कितना किस पर फाइन होगा। अगर 1 टन से कोई लिमिट भार से अगर 1 टन का ज्यादा लोड किए हुए है तो उसके ऊपर 2000 रुपया प्लस 1000 रुपया जुर्माना, 1 टन की ओवरलोडिंग पर 2000 रुपया और 1000 रुपया फाइन। यही लिमिटेशन है। हर चीज, हर गाड़ी का जो है लिमिटेशन होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। वो पैसेंजर का भी लिमिट है और माल का भी लिमिट है। अगर कोई माल वाहक गाड़ी है तो उस पे वो भी लिमिट से होगा। अब आया है अध्याय 9 एमवी एक्ट 1988 का अध्याय 9 में भारत सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है कि अस्थायी रूप से भारत में आने वाले गाड़ी या भारत से दूसरे देश में जाने वाले गाड़ी के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम बनाने की शक्ति है। और केंद्र सरकार को किसी भी अस्थायी तौर से बाहर से आए वाहन को इस देश में कैसे उस गाड़ी का परिचालन व्यवस्था किया जाए, वो भारत सरकार पे निर्भर करता है। ये शक्ति वो अपने पास रखी है कि उसका नियंत्रण हम करेंगे, कैसे चलवाएंगे, उसका परिचालन कैसे किया जाए, कितना दिन उनको रहना है, कितना दिन में उसको लौटना है, इस सारा व्यवस्था भारत सरकार देखेगी। और भारत सरकार ऐसा व्यवस्था बनाई है, मेरे भी देश से दूसरे देश में जाने वाले गाड़ी का उस पर नियंत्रण भारत सरकार का होता है। वो एमवी एक्ट 1988 के अध्याय 9 में ऐसा व्यवस्था बनाया गया है। अब हम लोग बच्चों देखेंगे अध्याय 10 में आता है कि किसी भी आदमी को अगर किसी भी चालक के द्वारा गाड़ी चलाते समय धक्का मार दिया जाता है, सपोज दैट किसी को धक्का मार दिया जाता है जिसके कारण दुर्घटनाग्रसित होने के उपरांत उस आदमी की मृत्यु हो जाती है या उसका
परमानेंट डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थाई अपंगता, अस्थाई अपंगता की स्थिति में आ जाता है। वो दोनों स्थिति में गाड़ी, अगर उक्त वाहन इंश्योर्ड है, अगर इंश्योरेंस है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी, और अगर नहीं है तो गाड़ी मालिक के द्वारा नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत, गलती किसकी है वो नहीं देखा जाता है। चैप्टर 10 में भारत सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाया गया है कि नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत गाड़ी मालिक, अगर गाड़ी बीमा नहीं है तो गाड़ी मालिक देंगे, और अगर गाड़ी बीमित है तो बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी। अगर आदमी इंजर्ड हुआ है अस्थाई अपंगता की स्थिति में, उन्हें 25,000 रुपया, और अगर आदमी मर चुका, मृत हो चुका है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत 50,000 रुपया का भुगतान करना होगा गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी को या मालिक को। अब आता है पारा 11, अध्याय 11 में भारत सरकार के द्वारा एमवी एक्ट 1988 के तहत व्यवस्था बनाया गया है कि किसी भी गाड़ी को, जब गाड़ी मालिक, वाहन मालिक रोड पे निकालता है, उस समय रोड पे जैसे ही आप गाड़ी को क्रय करते हैं, सपोज दैट आप गाड़ी खरीदे, उस समय दो चीज आपको करना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, जैसे पिछले रजिस्ट्रेशन, पिछले अध्याय में हम आपको बताए हैं कि इसका जरूरी है रजिस्ट्रेशन, और उसी समय पॉलिसी, बीमा, बीमा पॉलिसी, पॉलिसी गाड़ी मालिक को ये दो चीज गाड़ी का लेना जरूरी है, मस्ट है। जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता है, बीमा पॉलिसी नहीं लेते हैं, आप गाड़ी को रोड पे चलाने का अधिकारी नहीं है। और इसके लिए अध्याय 11 में भारत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, जिसमें भारत सरकार ने 4 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को भारत में पेशा करने का, इंश्योरेंस कंपनी का स्थापना करने का एक व्यवस्था बनाया है। और एक एमवी एक्ट 1988 के तहत अध्याय 11 में ये स्थापना किया गया है कि बीमा कंपनी की स्थापना की जाए, जो प्रत्येक गाड़ी को बीमित करे और अपना व्यवसाय भारत सरकार में करें। तो भारत सरकार के अधीन में 4 कंपनियां, सरकारी कंपनियां हैं। प्रथम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, द्वितीय न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तृतीय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, और चतुर्थ में आता है, चौथा नंबर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये भारत सरकार की कंपनियां हैं, और इसमें ये व्यवस्था बनाया गया है कि भारत में जितनी भी गाड़ियां चलेगी वो रोड पर आने से पहले बीमित होनी चाहिए, उसकी बीमा होनी चाहिए। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी का, बीमा कंपनी का भारत सरकार ने स्थापना किया है अध्याय 11 में। कोई भी बीमा कंपनी को बिना बीमित कराए हुए गाड़ी कोई भी मालिक नहीं चला सकते हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में बीमा कराना होगा गाड़ी को। अन्यथा गाड़ी अगर किसी तरह के दुर्घटनाग्रस्त होती है, उसका हर्जाना उनको देना होगा, गाड़ी मालिक को देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है बच्चों की, पॉलिसी कितने तरह की होती है? बीमा कंपनी, बीमा पॉलिसी यहाँ पे गाड़ी का कितने तरह की होती है, इस पे अब हम लोग देखेंगे। तो बीमा पॉलिसी 3 तरह का होता है। 3। फर्स्ट में होगा थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी बीमा।
कोई भी गाड़ी जैसे ही एजेंसी से निकलती है, उसका 3 तरह का पॉलिसी होगा। एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपको एकदम निहायत लेना जरूरी है। गवर्नमेंट का इस पर दिशा निर्देश है कि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को गाड़ी का आप गाड़ी नहीं निकालते हैं। अब इस पे देखेंगे थोड़ा सा कि थर्ड पार्टी किसे कहते हैं। किसी भी गाड़ी के द्वारा, किसी भी गाड़ी के द्वारा अगर रोड पे चलते समय चालक से लापरवाही से जैसे भी हो किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का मार दिया जाता है, तो इसका एक व्यक्ति थर्ड पार्टी कहलाता है। और अगर ये गाड़ी बीमित है, जो चालक ये चला रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में थर्ड पार्टी क्लेम के तहत इनको क्लेम मिलेगा। दूसरा पॉलिसी आता है पीए, पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी। पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी, एक्सीडेंट कवर पॉलिसी। इसके तहत आता है कि गाड़ी मालिक सुरक्षित रहता है। अगर गाड़ी मालिक टू व्हीलर गाड़ी का मालिक हो, फोर व्हीलर गाड़ी का मालिक हो, प्राइवेट रूप से खुद मालिक हो, खुद गाड़ी चला रहा है, वैसी स्थिति में उनका पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है। अगर वे दुर्घटना में मारे जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके लीगल हेरेस को पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम के तहत, पॉलिसी के तहत उनको एक सुरक्षित बीमा मिलती है और बीमा कंपनी के द्वारा उनको दिया जाता है, बशर्ते कि 2-3 चीज उनमें कमी ना हो। उनके पास वैध ड्राइवरी लाइसेंस हो, उन शराब पी करके, अल्कोहल ले करके गाड़ी नहीं चला रहे हों, उनकी मानसिक स्थिति सही हो और कोई ड्रग्स खा करके गाड़ी नहीं चला रहे हों। वैसी परिस्थिति में बीमा कंपनी उनके लीगल हेरेस को पर्सनल एक्सीडेंट के तहत ही पॉलिसी बीमा जो है भुगतान करती है। तीसरा आता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत आता है बच्चों, जिसको कहा गया है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में किसी भी गाड़ी का, वो गाड़ी सुरक्षित, गाड़ी मालिक, वाहन मालिक का वाहन सुरक्षित रहता है। इसके तहत अगर कोई मोटरसाइकिल हो, कार हो, कोई भी फोर व्हीलर हो, ट्रक हो, बस हो, उसमें उसका गाड़ी सुरक्षित रहता है। अगर गाड़ी चोरी हो गई, अगर गाड़ी में आग लग गई किसी कारणवश, या गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर पूर्ण रूप से विनिष्ट हो गई, पूर्ण रूप से उसको माना जाए कि डिसेबिलिटी हो गई, वैसी परिस्थिति में बीमा कंपनी अपने एजेंट को भेजकर इन्वेस्टिगेशन कराता है कि हाँ क्या स्थिति है गाड़ी, पूर्ण अगर क्षतिपूर्ण है तो वो जो है उस गाड़ी का जो उस डेट में वैल्यू रहता है, जिस वर्ष के लिए गाड़ी इंश्योर्ड हुआ है, बीमा किया गया है, उस डेट में जो उसका वैल्यू है, वो वैल्यू उसको गाड़ी मालिक को भुगतान करना पड़ता है। तब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिसी गाड़ी का मुख्य रूप से ये 3 तरह का होता है: थर्ड पार्टी, पीए कवर एवं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में वाहन पर, कोई भी मोटरसाइकिल पर अगर पीछे एक आदमी ड्राइवर के साथ या गाड़ी मालिक जो भी हो, चालक हो और गाड़ी मालिक हो, उनके साथ जो पीछे बैठा हुआ आदमी है वो भी बीमित होता है। बट गाड़ी मालिक अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लिए हुए हैं तो उसमें पीछे बैठे व्यक्ति को भी बीमा कंपनी को क्लेम देना होगा। अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी गाड़ी मालिक का नहीं रहता है, केवल पीए एक्सीडेंट कवर रहेगा, तो ये गाड़ी मालिक, गाड़ी चालक, मोटरसाइकिल के चालक और मालिक को मिलेगा, पीछे बैठा हुआ आदमी को कोई बीमा कंपनी कोई भी बीमा राशि नहीं पे करेगी। तो अगर किसी भी गाड़ी को इस तीनों के तहत पॉलिसी ली गई है, बीमा कंपनी थर्ड पार्टी, पीए कवर और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत प्रीमियम जमा आप किए हैं, पॉलिसी लिए हैं, वैसी परिस्थिति में तीनों में बीमा कंपनी दे है और गाड़ी मालिक को देता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एमवी एक्ट 1988 के तहत
दावा अधिकरण का व्यवस्था बनाया गया है कि साहब किसी भी तरह का दुर्घटना होता है, किसी भी आदमी की मृत्यु होती है या किसी भी आदमी को दुर्घटना परिस्थिति में परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है या स्थायी रूप से निशक्त हो जाता है, एक अंग से अपाहिज हो जाता है, तो वैसी स्थिति में आप किसके यहाँ दावा प्रस्तुत कीजिएगा? वैसी स्थिति में अगर आदमी इंजर्ड है तो इंजर्ड पर्सन कहाँ पे दावा मांगने जाएगा? अपना मुआवजा राशि किसके यहाँ मांगने जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी, गाड़ी मालिक या दावा अधिकरण? तो उसमें भारत सरकार ने एक कानून बनाया एमवी एक्ट 1988 के तहत कि नहीं साहब, हर स्टेट में स्टेट सरकार ऐसा एक व्यवस्था बनाए जिसके तहत एक दावा अधिकरण का गठन करे, जहां पे किसी भी अपंगता के लिए या मृत्यु के स्थिति में उनके परिजन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, मृत व्यक्ति का, जो आदमी की मृत्यु हुई, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, दावा प्रस्तुत किया जाए, जहां पे मुआवजा राशि की मांग की जाए। ऐसी व्यवस्था में बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला में एक अधिकरण बनाया गया, दावा अधिकरण। इसको कहा जाता है दावा अधिकरण। दावा अधिकरण एमवी एक्ट 1988 के तहत बिहार सरकार ने प्रत्येक जिला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो व्यवहार न्यायालय के व्यवहार न्यायालय के जिला जज, जिला सत्र न्यायाधीश होंगे, वही इस न्यायाधिकरण के मालिक होंगे, वही इनके अथॉरिटी होंगे, जिला जज। तो बिहार सरकार ने सारे जिला में व्यवहार न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिकरण का मालिक बनाया। तो इसका डिसीजन कैसे होगा? जो भी डिस्प्यूट अगर आता है, जो भी दावा मुआवजा के लिए आता है उनके यहाँ, तो जिला जज चाहें तो अपने यहाँ उसको डिसाइड करें या अपने समकक्ष पदाधिकारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के भी न्यायालय में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको अंतरण कर सकते हैं। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी का जो भी दावा आएगा, इंश्योरेंस कंपनी के विपक्षी के ऊपर जो भी दावा आएगा, उसे वो एक केस एडमिट करके और अपने सहपाठी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वो ट्रांसफर करते हैं और उनके यहाँ आफ्टर देन से नोटिस जाती है, इंश्योरेंस कंपनी अपीयर होती है, अपना इन्वेस्टिगेशन कराती है और उस परिस्थिति में, मृत्यु की परिस्थिति में उनके लीगल हेरेस को, और अगर उन इंजर्ड हो गए हैं, उनकी परमानेंट डिसेबिलिटी, अस्थायी निशक्तता हो गई है, वैसी परिस्थिति में इंजर्ड व्यक्ति को दावा भुगतान करती है। तो इसके लिए भारत सरकार 1988 एमवी एक्ट में कानून बनाई है कि प्रत्येक राज्य अपने अपने यहाँ दावा अधिकरण का गठन करे और उसके दावा अधिकरण में जो भी न्यायाधीश होंगे वे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का होंगे और उसका निष्पादन उनके द्वारा किया जाएगा। अब जो है हम लोग देखेंगे कि एमवी एक्ट 1988 के ए में अध्याय 13 में भारत सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कोई भी अपराध, शक्तियां और प्रक्रिया, अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए एवं किसी नियम का उल्लंघन करता है, उसे अपराध के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना देना होगा, जो सरकार के फंड में जमा की जाएगी। अब जो अपराध के लिए जो भी फंड होगा, जो भी सुधार के लिए फाइन होगा, उसको जो है सरकार के फंड में जमा होगा। अगर कोई मालवाहक गाड़ी अगर वो भार से अधिक
अपनी गाड़ी पे लोड किए हुए है, चालक के द्वारा लोड किया गया है, मालिक के द्वारा लोड किया गया है, वैसी परिस्थिति में या उस गाड़ी का परमिट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है दिया है राज्य सरकार को, ऐसी परिस्थिति उससे जो भी फाइन होता है, उससे जो भी फाइन कलेक्शन होता है वो सरकार के फंड में जाएगा और जमा किया जाएगा। इसका व्यवस्था भारत सरकार ने एमवी एक्ट 1988 अध्याय 13 में किया है। अब लास्ट अध्याय आता है बच्चों 14। एमवी एक्ट 1988 के अध्याय 14 में भारत सरकार ने स्टेट सरकार को एक व्यवस्था बनाया, जिसमें ये व्यवस्था बनाया, कानून एक कि इसमें फीस कलेक्शन कैसे होगा। अगर फीस कलेक्शन नहीं होगा तो ये दावा अधिकरण चलेगा कैसे। तो वैसी परिस्थिति में भारत सरकार ने एक व्यवस्था बनाया फीस का। तो एमवी एक्ट के तहत जितना भी दावा प्रस्तुत किया जाता है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो भी दावा प्रस्तुत किया जाता है, वैसी परिस्थिति में मृतक के परिवार या जो व्यक्ति घायल है उसके द्वारा एक निश्चित राशि में सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाया गया है कि साहब आप अगर इंश्योरेंस क्लेम दावा क्षतिपूर्ति मांगने हेतु न्यायालय में आए हैं, दावा अधिकरण में आपने क्लेम दावा दाखिल किया है, वैसी परिस्थिति में आपको एक निश्चित कोर्ट फी जमा करनी होगी। और वो कोर्ट फी बिहार सरकार, जिस राज्य का जो सरकार रहता है उस राज्य के सरकार के खाते में जमा होता है, वो कोर्ट फी आपको जमा करना होगा। वैसी व्यवस्था बनाई गई है दावा अधिकरणों में फीस जमा करने का। जैसे एमवी एक्ट 1988 के तहत ये व्यवस्था बनाया गया है दावा अधिकरणों में कि जिस समय आप क्लेम दाखिल करते हैं, जिस समय मुआवजा के लिए क्लेम आप दावा अधिकरण में दाखिल करेंगे, उस समय क्लेम के राशि पर जो कोर्ट फी निर्धारित की गई है बिहार सरकार के द्वारा, उसका 50% आपको दाखिल करना होगा, तब आपका केस एडमिट होगा। तो उसके बाद जब एडमिट हो जाता है, उसके बाद जो है अधिकरण के द्वारा डिसीजन फाइनल किया जाता है। जो भी आपको मुआवजा राशि मिलेगा उस पे फिर जो 50% फाइन जमा किया गया कोर्ट फी, उसको फिर फुल जमा करके आप उसका मुआवजा राशि का चेक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो जमा किया जाता है वो न्यायालय से आप ले सकते हैं, अपना तरह से खर्च उसको कर सकते हैं। और उसमें एक लास्ट आया है कि दस्तावेज को इलेक्ट्रीकरण करने का व्यवस्था अध्याय 14 में ही भारत सरकार ने बनाया है, ताकि वो सारा व्यवस्था और सारा कागजात सुरक्षित रहे। अब हम लोग ध्यान देंगे एमवी एक्ट 1988 के अमेंडमेंट पर। तो यहाँ पे अमेंडमेंट जो है भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, एक अमेंडमेंट भारत सरकार के द्वारा 2019 में लाया गया, 2019 में लाया गया, जिसे लागू 1 सितंबर 2021 से किया गया। इसमें व्यवस्था बनाया गया है कि बिहार के द्वारा रूल्स में जो चेंजिंग किए गए, तो बिहार सरकार का एक नियम ये आया 2019 में आया और 1 सितंबर 21 से इसको लागू किया गया है कि पूरे राज्य में एक ही अधिकरण होंगे। उस अधिकरण के अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के पदाधिकारी होंगे और वो पूरे राज्य में राजधानी में ही पटना में उसको स्थापना किया गया है। लेकिन इसके अगेंस्ट में बहुत सा न्यायालय में अभी केस फाइल हो गया है और ये व्यवस्था चल रही है। सरकार के द्वारा ये नया नियम लागू किया है जिसके
अधिकरण का मालिक एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, और उसमें जो है पुलिस का व्यवस्था बनाया गया है कि कोई भी एक्सीडेंट होती है तो मृतक के परिवार से कागजात लेकर के और उस थाने के आईओ के द्वारा डीटीओ को सम्मिलित करना होगा उनका आवेदन को, और देन आफ्टर डीटीओ के द्वारा, उस डिस्ट्रिक्ट के डीटीओ के द्वारा जो है उसको न्यायाधिकरण में, जहां के डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का एक अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और वहां पे जो भी मृतक के परिवार होंगे, लीगल हैरेस होंगे या इंजर्ड होंगे, वैसी स्थिति में उनको दावा प्रस्तुत किया जाए। तो इस तरह से हम लोग बच्चों देखे कि एमवी एक्ट 1988 का भारत सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्था बनाया गया है और उसमें सारा अध्याय में क्या है, प्लस महत्वपूर्ण ट्रैफिक रूल्स जो अभी न्यू महत्वपूर्ण ट्रैफिक रूल्स में आता है, इसका हम लोग इसमें व्यवस्था देखें। इस तरह से आगे हम लोग बात करेंगे बिहार रूल्स एवं आईपीसी की धारा, कुछ एक्सीडेंट के सेज में आईपीसी की धारा भी लागू होती है, जिसमें ये व्यवस्था बनाया गया है कि एफआईआर लॉज होगी और आईपीसी का धारा वहां पे लागू किया जाएगा। ये हम अगले दिन देखेंगे।